वेलकम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर की यूनिट फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट में इससे पूर्व की कक्षा में हमने अदिश और सदिश क्षेत्र और किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता को स्टडी किया। अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो है वो हमने देखा उस अदिश क्षेत्र में परिवर्तन की अधिकतम दर और उसकी दिशा को निरूपित करती है। आज हम सदिश क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाकलन की चर्चा करते हैं, जैसे किसी सदिश क्षेत्र का रैखिक समाकल। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। तो सदिश का रेखा समाकल जो होता है उसे हम निरूपित करते हैं ए डॉट डी एल से। देखिए कि मान लीजिए हम एक सतत रूप से रैखिक या वक्राकार हम एक कोई लंबाई के अनुदिश एक रैखिक अल्पांश dl का चयन करते हैं। यहाँ पर जो सदिश है उस का मान a सदिश है और a और dl के मध्य जो कोण है वो मान लीजिए कितना है, थीटा है। तो a और dl का जो समाकलन है, रेखा समाकलन, वो a डॉट dl से निरूपित किया जाता है। इसका होल इंटीग्रल। होल इंटीग्रल का मतलब है कि जैसे जो हमने जो समाकल के लिए जो रेंज ली है वह मान लीजिए यहाँ a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक यह सतत रूप से निरूपित हो रहा है। तो यहाँ हम इस समाकल की सीमा को a टू b, या a को हमने सदिश से लिखा है तो इसको p टू q के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। यह जो टोटल इसका इंटीग्रल लिया है, यह हमने ये माना है कि यह इंटीग्रल छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि किसी जगह सदिश का मान ai और उस जगह लिया गया अल्पांश dli का जो समेशन है, ठीक है, i के मान 1 से लेकर जितने हैं वहाँ तक, यह इसका क्या कहलाता है, रैखिक समाकल कहलाता है। समाकल की आवश्यक शर्त यह है कि योग क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ये नहीं हो कि कहीं कोई भाग नहीं है और आप इसको वहाँ से वहाँ तक योग कर दोगे, नहीं। समाकलन के लिए क्या होना चाहिए, सतत योग होना चाहिए। तो a डॉट डी एल को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, सदिश a का रेखा समाकल। और सदिश a का जो रेखा समाकल है वो हमने देखा कि सदिश और रैखिक अल्पांश का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब वह क्या होगी, एक अदिश राशि होगी, ठीक। तो इसके सम एग्जाम्पल्स कहाँ हम किसी सदिश का रेखा समाकल करते हैं। देखिए, अगर आप बात करो विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव है वह परिभाषित होता है माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल जो है, ठीक है, उसका माइनस जो है वो हम डायरेक्शन के लिए लेते हैं। वह किसको बताता है, विद्युत विभव को निरूपित करता है। तो इस प्रकार देखिए, जो सदिशों के जो रेखा समाकल हैं वह भी किसी नई भौतिक राशि को निरूपित कर सकते हैं। और अगर हम इसका इन्वर्स है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा, अगर हम E को परिभाषित करना चाहें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल ऑफ V, यानी E जो है वो V का क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, यानी कि माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E का जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा,
v हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि जो ग्रेडियंट है और जो रेखा समाकल है वह एक दूसरे के, हम ये कहें कि विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। यानी किसी राशि का जब हमने ग्रेडियंट लिया तो हमें जो राशि प्राप्त हुई, अगर उस राशि का हम क्या लें, लाइन इंटीग्रल लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वह राशि प्राप्त हो जाएगी जिसका हमने ग्रेडियंट लिया था। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य को हम भौतिकी में क्या करते हैं, W = F.ds से निरूपित करते हैं। और अगर मान लीजिए विस्थापन है वह सतत रूप से एक निम्न सीमा से उच्च सीमा तक या किसी रेंज में किया गया है तो हम इसको W = F.ds से निरूपित कर देंगे। तो यहाँ S जो है वो एरिया नहीं है, ये विस्थापन के लिए है, इसको L से लिख देते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि बल जो क्षेत्र है, यहाँ बल आपके द्वारा लगाया गया बल हो सकता है, गुरुत्वीय बल हो सकता है, या कोई भी बल है, उस बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वह बल का क्या होता है, रेखा समाकल होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार और भी कई छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वह आप परिभाषित कर सकते हो लाइन इंटीग्रल से। और देखिए एग्जाम्पल की बात करें, आपने जैसे एम्पियर का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो एम्पियर का जो नियम है वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, और उसमें एक विशेष कंडीशन होती है, मीन्स वो B.dl तो होता है लेकिन वह होता है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए। आई बात समझ में? यहाँ हम ये कहेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जरूरी नहीं है कि दूसरा बिंदु है वो वापस वहीं पे। तो देखिए यहाँ अगर कोई बंद पथ हो, अगर बंद पथ के लिए हम रेखा समाकल की बात करें तो वह रेखा समाकल परिसंचरण कहलाता है, सर्कुलेशन ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। तो B.dl जो है वो म्यू इंटू समेसन आई के रूप में हम पढ़ते हैं। यहाँ जो भी राशि आएगी वो उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया है, रेखा समाकल की है, और उसके लिए हम बंद पथ चुनते हैं, ठीक है। तो बंद पथ के लिए अगर रेखा समाकल होगा तो वह उस सदिश का क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन भी कर देते हैं। अगर किसी सदिश का बंद पथ का रेखा समाकल अगर शून्य है तो वह सदिश अघूर्णी सदिश कहलाता है, ठीक है। और अगर बंद पथ का रेखा समाकल शून्य नहीं है तो वह सदिश घूर्णी सदिश कहलाता है, ठीक है। तो ये जो घूर्णी और अघूर्णी सदिश है, इनके लिए हम उन सदिशों के कर्ल को ज्ञात करते हैं। तो जो हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे कर्ल, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ हम उसको परिभाषित या इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो घूर्णी और अघूर्णी सदिश कौन होंगे, जिन सदिशों का बंद पथ का रेखा समाकल क्या होता है, शून्य होता है, वह अघूर्णी सदिश होते हैं, और जिनका समाकल शून्य नहीं होता वह क्या होते हैं, घूर्णी सदिश होते हैं, ठीक है। और एक बात और कि हम जानते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में निकाय को एक बिंदु से पुनः उसी बिंदु तक, यानी उसमें लाने में किया गया कार्य है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो संरक्षी बल क्षेत्र में अगर हम बात करें उसके परिसंचरण की, तो वह परिसंचरण जो मीन्स F.dl बंद पथ में जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट तक वापस लाए, तो इसमें उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो परिसंचरण उसका या रेखा समाकल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में वह जो बल क्षेत्र होता है वह संरक्षी बल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो संरक्षी और असंरक्षी बलों की बात करें तो वह हम रेखा समाकलन से भी उनको बता सकते हैं। के पश्चात किसी सदिश का पृष्ठ समाकल या सरफेस इंटीग्रल, हम इनको पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लाइन इंटीग्रल को जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वैसे ही अगर मैं सरफेस इंटीग्रल के एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जैसे किसी सदिश A है तो उसका जो पृष्ठ समाकल होगा किसी पृष्ठ के साथ वो A.ds से निरूपित किया जाता है,
और अगर हम बात करें पूरे पृष्ठ के लिए तो वो ए डॉट डी एस से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि कैसे पृष्ठ समाकलन का ज्यामितीय निरूपण होता है। देखिए मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ठीक है, तो इस पृष्ठ पर हम मान लीजिए एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं ds, और यहाँ इस सदिश का जो मान है वह a है इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ हम इस पृष्ठ के लिए अगर बात करें सदिश के पृष्ठीय समाकल की, तो यहाँ हम a और ds के अदिश गुणनफल के योगों को उसका क्या कहेंगे, पृष्ठ समाकल कहेंगे। तो a डॉट डी एस, इट्स मीन ये लिखा जा सकता है क्या, ए आई डॉट डी एस आई आई के लिए। ठीक है, सतत योग है। अगर वही हम बात करें कि अगर यह पृष्ठ बंद हो, तो अगर ये पृष्ठ बंद होगा तो यह इसको क्लोज सरफेस इंटीग्रल से लिखा जाएगा। इट्स मीन यह ए डॉट डी एस ऑफ ए क्लोज सरफेस इस रूप में निरूपित किया गया। अगर कोई सरफेस पृष्ठ जो है वह बंद नहीं है, जैसे मान लो एक समतल हम पृष्ठ लेते हैं, जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का जो पृष्ठ है वह क्या नहीं है, एक बंद पृष्ठ नहीं बना रहा। हालांकि ये पृष्ठ क्षेत्र पर लिए हुए, लेकिन ये एक बंद पृष्ठ नहीं बना रहा, तो वो उसके लिए जो इंटीग्रल है वो नॉर्मली ए डॉट डी एस से लिखा जाएगा। अगर कोई क्लोज सरफेस बनता है, ठीक है, तो वो हम इसको इससे निरूपित करेंगे। अब बात करें पृष्ठ समाकलन के एग्जाम्पल की, तो सबसे पहला आपने गाउस का जो नियम पढ़ते हैं वो यही तो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, कोई और मीडियम है तो सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ ई जो है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र सदिश कहलाता है ई। तो ई डॉट डी एस जो है, यानी कि ई का बंद पथ के लिए पृष्ठ समाकल सरफेस इंटीग्रल है, वह हम जानते हैं क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स जो है वह विद्युत क्षेत्र सदिश का क्या होता है, पृष्ठ समाकल होता है। इसी प्रकार अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताना चाहें तो हम उसके चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ समाकल चुंबकीय फ्लक्स को निरूपित करेगा। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो कंडीशन है। अगर हम नॉर्मली किसी बंद पृष्ठ यानी पूरा क्लोज्ड सरफेस है, अगर उससे निर्गत अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो दैट मीन बी डॉट डी एस ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, दैट इज कवरिंग, जो एक क्लोज हो रहा है और एक वॉल्यूम कवर किए हुए। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ समाकल क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब वहाँ पर सदैव चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। इट्स मीन हम ये कहते हैं कि न तो उस पृष्ठ में कोई फ्लक्स उसमें क्या हो रहा है कि कोई फ्लक्स उसमें आ नहीं रहा। ठीक है, अगर जितना फ्लक्स उसमें आ रहा है तो उतना ही फ्लक्स उसमें से क्या हो रहा है, जा भी रहा है। यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो इट्स मीन जनरेटिंग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो वो ये बताएगा कि अंदर कुल चुंबकीय जो ध्रुव प्रबलता है वो क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि चुंबक की जो उपस्थिति होती है उसमें एक ध्रुव को हम एम तो उत्तरी ध्रुव लेंगे तो दूसरा दक्षिण ध्रुव अपने आप आ जाएगा। जितना फ्लक्स उत्तरी ध्रुव से निर्गत होता है उतना ही फ्लक्स दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, इंटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। अगर हम बात करें किसी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, तो किसी सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए हम उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या नहीं करेंगे, बंद नहीं दिखाएंगे। हम उसको सिर्फ नॉर्मली बी डॉट डी एस से शो कर देंगे। ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। जैसे देखो फेराडे के नियम में, फेराडे के नियम में हम एक कुंडली लेते हैं और उसके पास चुंबक को पास में ले जाते हैं, तो उस कुंडली से गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा के बढ़ने को बताएगा।
ठीक है। अगर हम बात करें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने, तो बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0। लेकिन अगर हम कोई बंद पृष्ठ नहीं है, ठीक है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, हम ज्ञात कर सकते हैं बी डॉट डी एस से। अब हम एक राशि और परिभाषित करते हैं, वो होती है ठोस कोण। देखिए सामान्य कोण और ठोस कोण में क्या अंतर है। सामान्य कोण जो होता है वह किसी वक्राकार चाप को व्यक्त करता है, ठीक है, यानी दो वस्तुओं के बीच में उनकी स्थितियों के मध्य कोणीय विस्थापन को वो बताता है। यहाँ ठोस कोण या घन कोण जो होता है वह क्या करता है, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर त्रिज्य जो बिंदु हो लें उसका, उस पर जो कोण बनता है समतलीय, ठीक है, वह कोण क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। जैसे ये एक सरफेस लिया हमने और इस सरफेस से अगर इकाई दूरी पर, इकाई मीटर का 2 इकाई, तो उस इकाई दूरी पर अगर हम एक कोई बिंदु लें और इन बिंदुओं को हम से मिला दें, तो यहाँ देखिएगा जो कोण बना है तल में, ठीक है, ये जो कोण है यह तलीय कोण क्या कहलाता है, ठोस कोण या घन कोण, ठीक, या फिर हम इसको सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ठोस कोण की परिभाषा देखो, सामान्य कोण की परिभाषा हो गई चाप और त्रिज्या का अनुपात। ठोस कोण क्या हो जाएगा, सामने बना क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टे उससे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, जो ठोस कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। अगर अल्पांश क्षेत्रफल लिया है तो वो डी ओमेगा से, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो ठोस कोण उसके मान ओमेगा से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जरा आप देखिएगा कि यहाँ कोई सरफेस जो है, इस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है डी एस वेक्टर, और यहाँ इस केंद्र को मिलाने वाली जो है इसका जो दिशा है वो ये है, मान लीजिए इसको मैं निरूपित करता हूँ एन वेक्टर। तो इन दोनों के मध्य जो डी एस का एन से जो विस्थापन है वह इस क्षेत्रफल के लिए क्या लिखा जाएगा, देखिएगा क्षेत्रफल एन केप की दिशा में अगर हम इसका प्रक्षेप लें तो वो हो जाएगा डी एस डॉट एन केप, ठीक है, और ये जो दूरी है इसको मैं कहता हूँ आर से, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देन डी ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए डी एस और एन केप के बीच में अगर हम कोण परिभाषित करें थीटा, तो डी एस डॉट एन केप क्या हो जाएगा, डी एस कोस थीटा। क्यों, डी एस का परिमाण डी एस, एन केप इकाई सदिश का परिमाण कितना हो गया 1, और दोनों के बीच में कोस थीटा, ए डॉट बी फार्मूले से। तो यहाँ ये डी ओमेगा ठोस कोण का मान आ गया डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठोस कोण का जो मात्रक है वह स्टेरेडियन होता है। सामान्य कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई बंद पृष्ठ कितना ठोस कोण बनाता है, ठीक है, तो ठोस कोण फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ के द्वारा, तो बंद पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कुल ठोस कोण होता है 4 पाई, ठीक है। जैसे कुल सामान्य कोण है वो कितना होता है 2 पाई होता है ना, तो कुल ठोस कोण का जो मान है वो कितना होता है 4 पाई होता है, ठीक है। तो यानी एक गोलाकार ज्यामिति अपने केंद्र पर कुल ठोस कोण कितना बनाती है, 4 पाई का ठोस कोण बनाती है, 4 पाई स्टेरेडियन मात्रक के साथ। अब अगर मान लें हम कोई घन लें और हम ये बताना चाहें कि घन के केंद्र पर, तो देखिए जो चारों तरफ से बंद पृष्ठ होता है ना, वह केंद्र पर हमेशा कोण कितना बनाएगा 4 पाई का बनाएगा। अब घन का केंद्र घन के सेंटर में है,
तो इस घन के सेंटर पर एक फलक द्वारा जो बना कोण होगा वह क्या होगा, टोटल कोण का 1/6। 6 फलक है ना इसके, तो टोटल कोण कितना बनता है घन के केंद्र पर 4 पाई का ठोस कोण, और एक फलक कितना बनाएगा डिवाइडेड बाई 6, तो ये मान आ गया अपने पास में 2 पाई/3। इसके लिए एक घन के लिए, एक फलक के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम ठोस कोण को परिभाषित कर सकते हैं। अभी हमने जो ठोस कोण पढ़ा और उससे पहले हमने पृष्ठ समाकलन जो पढ़ा किसी सदिश का, अब इन दोनों को काम में लेकर हम एक नियम का व्युत्पत्ति करते हैं कि गाउस का नियम। इसको हम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, नियम से भी ड्राइव करना कहते हैं। तो देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश का मान क्या परिभाषित होता है कि Q/r² RK। ये हम जानते हैं कि Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश को हम KQ/r² RK से निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पर हम एक मान लीजिए एक छोटा सरफेस ले रहे हैं ds, ठीक है। वो सरफेस कोई ज़रूरी नहीं है कि E की डायरेक्शन में लें, E से अलग, तो ये E की डायरेक्शन तो इधर हो गई और हमारा जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। ये सरफेस की डायरेक्शन निरूपित हो रही है यहाँ ds वेक्टर, ये r² यहाँ रह गया और इनके बीच में कोण कितना है थीटा। तो देखिए E वेक्टर का क्या लें, पृष्ठ समाकल, ठीक है ना। तो पृष्ठ समाकल लेंगे तो ये हो जाएगा E.ds इंटीग्रेशन, ठीक है। और हम ये पूरा वॉल्यूम जो है वो क्लोज्ड सरफेस में मान लेते हैं, तो इट मीन ये हो जाएगा इसका क्लोज इंटीग्रल। तो E की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले E और ds के बीच में जो एंगल है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो मान लिया E और ds के बीच में एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E.ds को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E.ds cos थीटा, ठीक है। cos थीटा हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब E की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ KQ/r² इंटू ds cos थीटा। सिंस K एंड Q आर कॉन्स्टेंट, तो K और Q को हमने अलग लिख दिया और ये हो गया देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन r²। देखिए ds cos थीटा अपॉन r² हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक से, क्या था, घन कोण या ठोस कोण का मान था। तो टोटल क्लोज्ड सरफेस कितना ठोस कोण बनाता है हमने बताया, उसको कितना है 4 पाई। तो इट्स मीन ये आ जाएगा KQ इंटू 4 पाई, ठीक है। नाउ K का मान रखिए, K जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, कोई माध्यम मान लीजिए निर्वात की बात करें तो एप्सिलॉन नोट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से K की वैल्यू जब पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और ये आ गया Q/एप्सिलॉन 0 एट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds। अब देखिए E का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वह किसके, आवेश Q, उसके अंदर रखा आवेश, जो आवेश है ना Q, इसको अंदर रखते हुए हमें सरफेस को बंद करना है। तो उसके अंदर रखे आवेश Q और उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, गाउस का नियम है। तो अब देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम से ठोस कोण को परिभाषित करते हुए हम गाउस के नियम को प्राप्त कर सकते हैं।